अस्सलाम गाइस, वेलकम माय चैनल एंड आज मैं आपको बताता हूँ सेफलोस्पोरिन्स के बारे में। माय वीडियो विल बी कंप्राइजिंग ऑफ द 3 पार्ट्स। ठीक है, आपको मैं सेफलोस्पोरिन एक बहुत ही रफ सा टॉपिक है, इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत चीज़ें कम हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये इसमें मेमोराइजेबल चीज़ें हैं, तो आपको मैं आई विल ट्राई कि आपको जो चीज़ें जितनी मैं पढ़ाता जाऊँ साथ साथ मेमोराइज होती जाए। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेफलोस्पोरिन। सबसे पहले मैं बात करते हैं सेफलोस्पोरिन्स होते क्या हैं। दिस इज अ कीमोथेराप्यूटिक ड्रग दैट इज यूज्ड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, तो सेफलोस्पोरिन्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन के लिए। देर obtained फ्रॉम द फंगस दैट इज नेम द सेफलोस्पोरियम। ठीक है, एक मतलब फंगस होता है सिर्फ उस ये इसका यानी कि सोर्स है। सो इसको हम जो है दे आर नोन एज सो दे आर द एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, आप इसको कह रहे एंटी बैक्टीरियल है एंड दे आर नॉट द एंटी माइक्रोबियल। एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल के दरमियान में डिफरेंस ये होता है कि जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं वो आर्टिफिशियल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, जबकि जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं दे ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि सेफलोस्पोरिन्स में, और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा इट्स डिफरेंस फ्रॉम द पेनिसिलिन। ठीक है, आप सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो सेफलोस्पोरिन का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द 7 अमाइनो सेफलोस्पोरिनिक एसिड। ठीक है, और ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके न्यूक्लियस का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग में आपको इसके डिफरेंस बताता हूँ फ्रॉम द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के अंदर आपको अगर मेरी वीडियो देखी हुई है उसमें आपको पता होगा, या फिर वैसे कहीं से पढ़ा है, तो थायाजोलिडीन न्यूक्लियस होता है, जब इसके अंदर वो थायाजोलिडीन न्यूक्लियस नहीं होता है बल्कि इसके अंदर डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग होता है। दोनों में फर्क ये होता है कि जो पेनिसिलिन का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 6 मतलब एक कोनों वाला 6 कॉर्नर रिंग होता है, जब सॉरी 5 कॉर्नर रिंग होता है, इसके अंदर 6 कॉर्नर रिंग होता है। ठीक है, इतनी टाइम याद रखो, दैट्स एनफ। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन दोनों बीटा लैक्टम में, तो बीटा लैक्टम रिंग तो होना ही होना है, और साथ में एक एसाइल ग्रुप या सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है जिसके अंदर फर्दर मतलब एक और आर ग्रुप होता है। ठीक है, इतनी आपने याद रखी, दैट्स एनफ, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी भी आपके एमसीक्यूज के अंदर नहीं आएगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा, ये हमेशा आपके एमसीक्यूज में आएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग होता है एंड साथ में 7 अमाइनो सेफलोस्पोरिन। ठीक है, दिस इज द 2 एमसीक्यूज दैट आई विल टेल यू। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यूज के लिए ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेफामाइसिन, ऑक्सीसिफार्म एंड द कार्बासिफार्म क्या होता है। ठीक है, सेफामाइसिन सिंपल इट इज द, अगर आपके वही जो आपका जो हमारे सेफलोस्पोरिन का सारा स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, लेकिन क्या होगा उसके पोजीशन 7 के ऊपर अगर मिथॉक्सी ग्रुप आ जाए तो दैट इज द सेफामेइसान। ठीक है जी, जो आपकी चीज़ें बता रहा हूँ मुझे बताए रट्टे वाली है, थोड़ी सी रफ एंड टफ है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बताओ। ठीक है, अब देखो सेफामाइसिन। ठीक है, सेफा सेफलोस्पोरिन एंड माई जो है ये मिथॉक्सी टर्म को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो मिथॉक्सी ग्रुप एट पोजीशन 7। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीसिफार्म एंड कार्बासिफार्म क्या होते हैं। ये डेरिवेटिव हैं, ये तीनों ने सेफलोस्पोरिन के डेरिवेटिव, दे आर नॉट द सेफलोस्पोरिन। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और लाइक रफ दरमियान में आ जाती है। ऑक्सीसिफार्म देखो, सीफार्म वंस अगेन बता रहे सेफलोस्पोरिन है, इसमें अंदर ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, कार्बा का मतलब कार्बन, तो ऑक्सीजन अगर सल्फर की जगह आ जाए थायाजीन रिंग के अंदर तो उसको ऑक्सीफार्म कहते हैं, और अगर कार्बन आ जाए सल्फर की जगह पे थायाजीन रिंग में तो उसको हम कहते हैं कार्बासिफार्म। और सल्फर हमेशा पोजीशन 1 पे होता है, तो जस्ट ये एक मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा फिर मैं आपको बताता हूँ उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पेनिसिलिन, एग्जैक्टली वैसा होता है। मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज भी करा देता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये ना मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन का नाम लिया होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह की हमारे होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, एन ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइलम्यूरेमिक एसिड, और साथ में पेंटापेप्टाइड्स होती हैं, एन डी एलेनाइल एंड डी एलानिन, आपस में जुड़ी होती हैं। द मेन थिंग इज कि सारा प्रोसेस ट्रांसपेप्टाइडेशन होता है एंड द एंजाइम इज ट्रांसपेप्टाइडेज। और जो पेनिसिलिन या फिर सेफलोस्पोरिन दोनों करते क्या है, दे बोथ इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम एंड एक्टिवेट द ऑटोलिसिस। ठीक है, दो टर्म आपने बस याद रखने के, इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेज एंड एक्टिवेट द ऑटोलिसिस। ठीक है, बस ये दो टर्म्स आपको याद रहेंगे तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन दोनों का याद रहेगा, सेम है। और दूसरी चीज़ जो है वो दोनों के अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस कैसे है। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे पेनिसिलिन हो या सेफलोस्पोरिन, दोनों के अंदर सेम है। इसमें अपने दो चीज़ें याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टर प्लाज्मोप्रोटीन बाउंडिंग एंड बीटा लैक्टेमेजेस। ठीक है, ये दो चीज़ें इनके अंदर रेजिस्टर होते हैं। अल्टर प्लाज्मोप्रोटीन बाउंडेड प्लाज्मोप्रोटीन जो सॉरी प्लाज्मोप्रोटीन होते हैं, उसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, या फिर सेफलोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, या फिर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो जब एंजाइम ही ट्रांसफर हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, या फिर एंजाइम के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो उसके सेफलोस्पोरिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। जब बाइंड नहीं कर पाएगी तो ऑफ कोर्स देयर विल बी रेजिस्टेंस। उसके अलावा बीटा लैक्टेमेज, बीटा लैक्टेमेज क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारे बीटा लैक्टम होते हैं सेफलोस्पोरिन, और बीटा लैक्टम हमारे उसके होते हैं पेनिसिलिन। तो देखो बीटा लैक्टेमेज को इनहिबिट करने वाली बात जो है वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा बीटा सेलुलर बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम, फेलियर ऑफ द एक्टिवेशन, ये मैंने आपको सारे पेनिसिलिन के अंदर बताए थे। दैट्स द थिंग, मैं आपको इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो थिंग इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँगा। नो कम्युनिटी फार्माकोकाइनेटिक्स में से अच्छी जो है ना आपके अक्सर आ जाते होते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, इट इज़ नॉट मे बी दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसी लिहाज से इसको डिज़ाइन किया ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपने जब भी आप फार्माकोकाइनेटिक याद रखोगे तो आपको इस पैटर्न में याद रखना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, जब चार आप इस पॉइंट्स में याद रखोगे तो आपको याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि आप देखो कि आप ले कैसे रहे और बॉडी से निकल कैसे रहे, आपको पूरा वे जब माइंड में आप मैप बनाते जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होती है, अब देखो इसको
पहले बात को ओरल रूट से भी देते हैं और पारेंटल दोनों रूट के थ्रू देते हैं। अब याद आप करोगे पेनिसिलिन से मैं इसको कंपेयर करूँगा कि दोनों बीटा लैक्टम ड्रग्स है। पेनिसिलिन के अंदर भी कुछ ड्रग्स ओरल थे एंड कुछ पारेंटल थे, ठीक है। पारेंटल वो थे जिनको गैस्ट्रिक एसिड डिस्ट्रॉय कर देता। अब इसमें हम स्पेसिफाई नहीं किया होगा ये ओरल ये पारेंटल, जस्ट इसमें हम कहते हैं कि ओरल भी है एंड पारेंटल भी है दोनों, ठीक है। तो इसमें लेकिन ज़्यादातर जो है ना हम देते किस लिए, पारेंटल के थ्रू। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पारेंटल के थ्रू ज़्यादातर क्यों देते हैं। इसकी वजह ये कि बहुत सारे हम सेफ्लोस्पोरिन को नॉर्मली तो यूज़ करते ही नहीं है ना, नॉर्मली तो हम यूज़ करते हैं पेनिसिलिन, फिर सेफ्लोस्पोरिन हम यूज़ करते कब है, ये तो महंगी दवाई है, ये तब यूज़ करते हैं जब पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो फिर हम यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करें ना, ऑफकोर्स रेजिस्टेंट इन्फेक्शन ज़्यादातर ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर डीप होते हैं, तो वो पारेंटली हम उसके लिए देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वेल एब्जॉर्ब होते हैं। फिर बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ठीक है। तो जो सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में याद रखना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन। टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेफेलोस्पोरिन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज मोर वाइडर एज कम्पेयर, और मोर वाइडर तो नहीं कहते, वाइडर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पेनिसिलिन, ठीक है। अब ये वाइड में क्यों कही, अब आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि CNS, ठीक है। अब ये CNS को क्रॉस करता है जबकि पेनिसिलिन क्रॉस नहीं करती, ठीक है। पेनिसिलिन कब, पेनिसिलिन नॉर्मली 1% उनका क्रॉसिंग रेस होता है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को, लेकिन ये CNS को क्रॉस करती हैं, और CNS को जब क्रॉस करती हैं तो ये दे कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। पेनिसिलिन भी हम मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं, लेकिन वो हम नॉर्मली ओरल रूट के थ्रू नहीं देते बल्कि इंट्राथीकल रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है। अब ये हम जब यूज़ करते हैं तो मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, हर ड्रग मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। देयर स्पेसिफिक ड्रग सीफोटेक्साइम, सेफ्टिऑक्साइम एंड द सेफ्ट्राक्सोन, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल ये याद करने का एक थोड़ी सी टिप बताता हूँ, इतनी कोई मतलब लाइक ऑथेंटिक चीज़ पता नहीं है या नहीं है, लेकिन याद रखो, ठीक है। देखो सेफ ऑक्साइम ऑक्साइम सेम है, सिंपल फर्क है OT और इसमें TI हम लगाते हैं, ठीक है। इसमें OT और TI के डिफरेंस आ जाते हैं, बाकी सीफोटेक्साइम एंड सेफ्टिऑक्साइम, ठीक है। T एंड OT, ठीक है, OT TI, बस इतना सा डिफरेंस है। और सेफ्ट्राक्सोन तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब एक टिप याद करने की, तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे ट्राई इसमें आ जाता है 3 वाला, ठीक है। तो ट्राई एक्स यानी कि मतलब थर्ड नंबर पे आने वाला, ट्राई पे आने वाला सेफ्ट्राक्सोन। तो मेनिंजाइटिस के लिए 3 दवाइयाँ, सीफोटेक्साइम, सेफ्टिऑक्साइम एंड द सेफ्ट्राक्सोन, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि इट आल्सो क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड द इंटर द फीटस, लेकिन जो पेनिसिलिन होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। अब दोनों ड्रग्स चाहे पेनिसिलिन हो चाहे ये हो, दोनों से प्रेगनेंसी के अंदर सेफर है, क्रॉस करता है लेकिन इसके इतने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होते, दैट्स व्हाई इट्स सेफर इन द प्रेगनेंसी। उस पर कहते हैं कि बॉडी कैविटीज़ के अंदर बाकी जो होती हैं उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइक द सनोवियल फ्लूइड हो गया, उसके अलावा पेरिटोनियल फ्लूइड, एक्वोस्यूमर वगैरह उनके अंदर भी जाता है, ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। यहाँ मैंने लिखा है NO, इट्स नॉट द नाइट्रिक ऑक्साइड, इट्स जस्ट नो, देयर इज नो मेटाबॉलिज्म इन द फाइल लिवर एक्सेट्रा। ये इसी तरह जिस तरह आता है दैट इज अनचेंज, उसी तरह बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाते हैं सेफेलोस्पोरिन्स, ठीक हो गया। ये बात बिल्कुल मेटाबॉलिज्म के लिए होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। देखो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, द लास्ट थिंग इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अब इसकी दो तरह से होती है। जो हमने पेनिसिलिन ली थी वो इंटायरली जो है वो किडनी उनको एक्सक्रीट करता था, लेकिन ये फीसिस के अंदर भी जाते हैं कुछ ड्रग्स, और कुछ रीनल के थ्रू जाते हैं कुछ। देखो मैंने एक बात मेरे दोस्त करो, मैंने बोला कुछ ड्रग्स, मतलब ये नहीं कि हर ड्रग फीसिस में भी जाएगा, रीनल में भी जाएगा। कुछ ड्रग्स रीनल है, कुछ फीसिस के थ्रू है, ठीक है। अब देखो रीनल के थ्रू ना वही जो मैंने बताया ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दोनों चीज़ें जो पेनिसिलिन के अंदर थी होती क्या, अगर किसी को नहीं पता तो मैं छोटा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये आपके पास मतलब ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ से जो ग्लोमेरुलस के अंदर से फिल्ट्रेशन चीज़ होती है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और आगे जाके प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल के साथ यहाँ पे जो ब्लड वेसल होती है, अगर उन ब्लड वेसल से इस ट्यूब्यूल के अंदर फोर्सफुल या ATP के थ्रू सिक्रीशन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, दैट इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो दोनों तरीके से यहाँ पे इसके अंदर हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की कि फीसिस के अंदर भी कुछ जो है वो ड्रग एक्सक्रीट होते हैं, यानी कि फीसिस का मतलब हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू, बाइल के थ्रू ये ड्रग्स जा रहे होंगे। अब जब देखो जो ड्रिंक ड्रग की एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू है, तो यानी कि वो किडनी के थ्रू, रूट के थ्रू जा ही नहीं, दे आर द सेफर इन द रीनल पेशेंट, ठीक है। आप कहते हैं कि जब ऑफकोर्स जब किडनी के पेशेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तो वो इसलिए, तो आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह काम ही आता है कि फीस में आप क्वेश्चन आएगा कि बताओ किडनी के पेशेंट में कौन कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं। देयर आर ओनली 3 ड्रग दैट आर द एक्सपोर्टेड, ठीक है। उसमें क्या देखो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। एक तो देखो सेफ्ट्राक्सोन, ट्राई से आप याद रखने के लिए 3rd जनरेशन ड्रग, ठीक है। सिंपल मैंने आपको पहले बताया था, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसके अलावा सीफापेराजोन जो ये भी 3rd जनरेशन है, ठीक है। जस्ट मैं आपको याद करने के लिए बात करता हूँ कि 1 एक ड्रग हो गया, एक ही हो गया, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो एक 2nd जनरेशन का ड्रग हम लेंगे, दैट इज द सीफामेंडोल, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको थोड़ा सा याद करने की टिप बताता हूँ कि सेफ्ट्राक्सोन है एंड सीफापेराजोन है, दोनों 3rd जनरेशन ड्रग है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो 2nd जनरेशन का एक ड्रग भी साथ होना चाहिए, तो वो 2nd जनरेशन ड्रग कौन है, सीफामेंडाडोल, ठीक है। अभी कैसे इनके नाम भी मैं आपको याद करना थोड़ा सा इसकी टिप एंड टेक्निक बताऊंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।